बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावों में नोटा का असर बढ़ता चला है जा रहा है। इसको देखते हुए आज हमने चर्चा रखी है नोटा और जनाधार। हमारे साथ हैं अभय प्रताप जी, जो नोटा के लिए कार्यरत रहे 98 से। उसके अलावा ये गाजियाबाद से प्रताप अभय जी, और सुनील पाठक जी हैं पटना से, अधिवक्ता है वो नोटा को लेके काफी सक्रिय रहे हैं। वो चाहते हैं कि उसकी एक सक्रिय भूमिका रहे। और दिलीप पांडे हैं जो राजनीतिक विचारक हैं, चिंतक हैं। तो आइए हम इस पे आगे डिस्कशन करते हैं। नोटा धीरे धीरे अपना प्रभाव बनाता जा रहा है, क्योंकि पिछला जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें करीब 9 लाख से अधिक नोटा के वोट थे। तो बहुत कम समय में नोटा को बहुत ज्यादा वोट मिले। तो ये चीजें एक राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ हमें दिखाई देती है कि किस तरफ रुख जा रहा है जनता का। इस पर हमें काफी गौर करना होगा, हमारी राजनीतिक पार्टियों को गौर करना होगा। इसके बारे में हमारे विचारक, चिंतक आपसे बात करेंगे। मैं अभय जी के पास चलता हूँ। सबसे पहले अभय जी बात करेंगे। जी अभय जी बताइए। आपने क्या पूछा मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, समझ नहीं आया, मैं दोबारा क्वेश्चन कर लेता हूँ। हमारा क्वेश्चन ये है कि हाँ, नोटा, दोबारा दोबारा दो। दोबारा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। नोटा को हाँ, लोकतंत्र में परिपक्व रूप बताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, लेकिन क्या इसको मिलने वाले नोटा को वोट दिए जो जा रहे हैं वो वोट की बर्बादी है या जनता का आक्रोश है? उसमें वोट की बर्बादी तो नहीं कह सकते। अब जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि आप नोटा पे भी अपना मत दे सकते हैं, मतलब आपका मत कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज तो किया है, न्यायपालिका ने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो अब उसको ये नहीं कह सकते कि वोट की बर्बादी कर रहे हैं। अब उसमें ये जरूर है कि नोटा की मांग जब से उठ रही है, तब से हम लोगों ने भी 1996 से जब से कैंपेन चलाना शुरू किया इसके फेवर में, तो मांग ये थी, उसमें मांग का जो महत्वपूर्ण हिस्सा था वो ये था कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बैलेट पेपर में एक कॉलम हो, उस समय बैलेट पेपर की बात थी, ईवीएम मशीन की बात नहीं थी, इसलिए बैलेट पेपर की बात उस समय हम लोग करते थे कि ये कॉलम हो, और जब मतगणना हो तो नन ऑफ दीज में पड़े हुए सारे वोटों की गणना हो, और वो जितने वोट नन ऑफ दीज में पड़ रहे हैं उससे कम मतांतर से यदि विजयी प्रत्याशी रहा है, जो प्रत्याशी जीत रहा है, जैसे नन ऑफ दीज में 900 वोट पड़े और जो प्रत्याशी जीता वो 899 वोट से या 898 वोट से 895 वोट से जीत रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र का चुनाव कैंसिल किया जाए और फिर से नए सिरे से सारे कैंडिडेट बदल के चुनाव कराए जाए। ये मुख्य मांग थी। पहली बार जो हम लोगों ने चुनाव आयोग को बड़े पैमाने पर, मतलब 12-14 हजार की संख्या में सिग्नेचर कैंपेन चलाया, इतने सिग्नेचर बटोर के चुनाव आयोग को हम लोगों ने भेजा था डाक से, तो उसमें ये बात बहुत साफ साफ लिखी हुई थी। और जब भी हम लोगों का कैंपेन चलता था, हर चुनाव के पहले ये कैंपेन चलता ही था उस समय, 96 में, 98 में, 99 में सघन कैंपेन हम लोगों ने चलाया था। इलाहाबाद में शुरू किया था, मुझे याद आ रहा है जहां तक कि पहली जनसभा वो दारागंज में ही हुई थी, जिसमें इस मुद्दे को सबसे पहले हम लोगों ने उठाया। हाँ, और वहां से मतलब किसी भी समय हम लोगों ने इस चीज को इग्नोर नहीं किया कि मतगणना हो तो जितने वोट पड़े नन ऑफ दीज में उनकी काउंटिंग होने के साथ ही ये व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि यदि ज्यादा वोट पड़ रहे हैं तो वहां का चुनाव कैंसिल किया जाए, और कैंसिल करके फिर नए सिरे से जो चुनाव होगा उसमें पुराना प्रत्याशी एक भी नहीं होगा।
वो पार्टियों को मजबूर किया जाए उन सारे प्रत्याशियों को बदलने के लिए, क्योंकि जितने वोट से जीत रहा है उससे ज्यादा लोगों ने उसको खारिज किया है। बहुत साफ, बहुत तार्किक था ये सब कुछ। लेकिन जब 2004 में पीयूसीएल ने इसको कोर्ट में डाला, तो पीयूसीएल ने भी संभवतः सारी बातें डाली थी उसमें अपने पिटीशन में, लेकिन जो कोर्ट ने फैसला दिया उसमें इस चीज को की व्यवस्था अभी करने का उसने आदेश नहीं किया। उसने सिर्फ कहा कि नोटा की व्यवस्था की जाए, उसकी गणना भी होगी, लेकिन उसका बहुत मतलब नहीं रह गया उसकी वजह से, क्योंकि उससे चुनाव प्रभावित नहीं होता। तो अब आगे का ये कदम है, आगे शायद न्यायपालिका को भी ये बात समझ में आ जाए, या चुनाव आयोग को समझ में आ जाए, भारत सरकार को समझ में आ जाए कि अब नोटा के खाते में वोट ज्यादा पड़ने लगे हैं, तो ये व्यवस्था दी जाए, मतगणना के बाद के फैसले उस पे आधारित हो, यदि ज्यादा वोट मिल रहे हैं। दिलीप, आपका ओपनिंग रिमार्क इसी प्रश्न पर। दीपक, सैद्धांतिक रूप से नोटा में कोई दिक्कत नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो भी लगभग सही है। लेकिन जब हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं तो नोटा का बहुत सारा पक्ष व्यवहारिक हमें नजर नहीं आता। आपको याद होगा कि राजस्थान में पिछली बार सीपी जोशी जी वहां पे थे, एक वोट से चुनाव हारे थे, मात्र एक वोट से। अब अगर ऐसी परिस्थिति में एक वोट नोटा को मिला और एक वोट से वो चुनाव हार गए, तो फिर क्या होगा? समस्या हमारे देश में ये है कि राजनीतिक सुधारों के रूप में नोटा लाया गया, पर हमारे देश में जो सुधार हैं 1952 से लेकर आज तक, चाहे वो प्रशासनिक सुधार हो, चाहे वो राजनीतिक सुधार हो, हमेशा एक नकारात्मक बिंदु लेकर के आए हैं। नोटा व्यवहारिक रूप से एक नकारात्मक पक्ष है कि नन ऑफ द एबव, उनमें से कोई नहीं। जबकि हमारा जो राजनीतिक सुधार है वो ये होना चाहिए था कि जो ऊपर के कैंडिडेट उनके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फिल्टर करने के लिए हमें जो है प्रयास करने चाहिए थे, और हमें आंदोलन वहां करना चाहिए था। ऑलमोस्ट हम लोग भी शुरुआती दौर पर उस एज में थे, कॉलेज लाइफ में नोटा के फेवर में हम लोगों ने भी बहुत कुछ किया। हम लोग बहुत डिमांड करते थे कि नोटा होना चाहिए, नोटा के फेवर में बहुत सारे डिबेट्स में भी भाग लिया, सब कुछ किया। लेकिन पिछले करीबन 10-15 सालों में जो मेरा खुद का अनुभव रहा है राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए चीजों में, तो मुझे ये बात रियलाइज हुई कि हमारे देश में न सिर्फ राजनीतिक सुधारों में बल्कि प्रशासनिक सुधारों या शैक्षणिक सुधारों 99% टाइम हम निगेटिव चीजों को लेकर के एम्फेसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं और नकारात्मक सुधारों पर बढ़ते हैं। राजनीति के और भी दूसरे सुधार हैं जिनके विषय में कभी आदमी बात करेगा, चाहे वो दल बदल से संबंधित हो या चाहे कोई और है। हमारा काम क्या होता है कि जब कोई एक परेशानी आती है तो हम जैसे नहीं कि कपड़ा फट गया तो हम पैच लगा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पैच लगाते हैं, उस तरह की चीजों में होता है। नोटा ठीक है सारी चीजों के लिए, लेकिन आप ये बताओ कि हमने नोटा को जाकर वोट कर दिया, हमने अपना गुस्सा इजहार कर दिया, तो क्या लोकतंत्र में हमारे पास अपना गुस्सा इजहार करने के लिए या कुछ करने के लिए कोई और कंस्ट्रक्टिव वे नहीं हो सकता? हमने नोटा दबा दिया, मान लो हमारे नोटा दबाने से जो सबसे खराब कैंडिडेट वो जीत जाए तो क्या करेंगे आप? जो हमारे पास जितने भी कैंडिडेट होते हैं 5 या 6 कैंडिडेट होते हैं, उन 5-6 कैंडिडेटों में आपस में कुछ और अलग अलग रीजनों से उनको नहीं होता और उनके वोट नोटा में चले जाते हैं, और जो सबसे खराब कैंडिडेट होता है उसके वोट नोटा में नहीं जाते और वही आ जाता है, तो क्या होगा? हमारा जो मेन एम्फेसिस ये होता है लोकतंत्र में कि हमारे लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट चुन करके आना चाहिए। तो मेरा जहां तक मानना है व्यक्तिगत तौर पर, जो अभी तक का मेरा अनुभव रहा उसके आधार पर, कि हमारे लिए नोटा की आवश्यकता बैलेट पेपर पे या अपनी ईवीएम पे कम है। हमें उसके पहले की जो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन पे कुछ ऐसे पॉजिटिव फिल्टर्स के लिए प्रयास करने चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट जो लगता है कि समाज के लिए हानिकारक हैं, राष्ट्र के लिए हानिकारक हैं
या जो हमारे लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, उनको उसी लेवल पे फिल्टर किया जाए और यहाँ ना आए। ईवीएम पे सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट रहें और हमें सबसे अच्छे में से अच्छा चुनना पड़े। अभी वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें जो कुछ भी है उनमें सबसे अच्छा चुनना है, और ये थोड़ा सा एक निगेटिव चीज आ जाती है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस नकारात्मकता से आगे बढ़ना पड़ेगा। परंतु सबसे बड़ा विषय ये होता है दीपक कि जब पूरा ग्राउंड एकदम प्लेन होता है तो हमें कहीं ना कहीं से आगे बढ़ना होता है। उस पॉजिटिविटी तक पहुंचने के लिए नोटा एक पहला कदम है। नोटा ने एक ग्राउंड तैयार कर दिया है और उसके प्लस और माइनस अभी तक सामने निकल कर आ रहे हैं। नोटा से सीख करके हम अब आगे बढ़े और ये निगेटिव चीज को लेकर के हटा करके हम थोड़ा पॉजिटिव की ओर बढ़े और फिल्टर्स वहां पे लगाएं। जो फिल्टर्स हमारे नॉमिनेशंस के समय आते हैं, नॉमिनेशंस के बाद जब वहाँ उनके रिक्रूट वो होते हैं कि पेपर चेक किए जाते हैं, फिर डेट नाम वापस लेने की प्रक्रिया आती है, सारा का सारा निगेटिव फिल्टर्स वहाँ पे फिल्टर हो जाना चाहिए। सारा कचरा वहां से सिर्फ अच्छी चीजें निकल के आनी चाहिए लोकतंत्र के लिए, और ईवीएम तक पहुंचने में हमारे पास सबसे बेहतर कैंडिडेट होने चाहिए। कचरा उसके पहले फिल्टर हो। हमारे जो मतदाता हैं उनको चयन करने के लिए उनको बेस्ट ऑप्शन मिले। अभी हमारे पास सभी ऑप्शन है, और एक हमारे देश का मतदाता, जैसे चूंकि अनेकता में एकता का देश है, अब बहुत सारी विविधताएं हैं। यहाँ पर आईआईएम के टॉपर्स हैं, तो दूर दराज में ऐसे भी वोटर्स हैं जिन्होंने विद्यालय का मुंह ही नहीं देखा, जिनको पता ही नहीं। बहुत सारे वोटर ऐसे जिनको ईवीएम का मतलब ही नहीं पता। इन सब के बीच में एक जैसा चीजें नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर हम पहले लेवल पे ही प्रत्याशियों का फिल्टर कर लें तो ईवीएम तक आने में हमें थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि हमें दोनों मतदाताओं को देखना पड़ेगा। वो जो इंटेलेक्चुअली साउंड है बौद्धिक रूप से, और वो व्यक्ति जो बिल्कुल भी साउंड नहीं, अनपढ़ है, दोनों को देखना पड़ेगा। इसलिए हमें दोनों चीजों को ध्यान करते हुए, जो मेरा अपना अनुभव है और जो मेरा अपना मानना है, कि हमें सकारात्मक बदलाव के लिए अब कदम बढ़ाना चाहिए। और ये सकारात्मक इसीलिए बढ़ा पाएंगे क्योंकि नोटा ने हमें वो आधार लगभग बना दिया। चलिए सुनील जी, आपसे इसी प्रश्न के साथ आपके पास आना चाहूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि नोटा जो है वो चुनाव सुधारों के लिए जनता के हाथ में आया हुआ सबसे पहला और प्रबल हथियार है। इससे पहले चुनाव सुधार के जितने भी काम हुए हैं वो या तो चुनाव आयोग के हाथ में था या फिर राजनीतिक पार्टियों के हाथ में सौंपा गया था, जो कि उन्होंने किया नहीं कभी भी। पहली बार नोटा के रूप में ऐसा हथियार आया है जिसमें जनता उसका इस्तेमाल करके, और अगर उसको वोटर लिस्ट में, वो पैनल लिस्ट में कहीं भी कोई अच्छा नाम नहीं नजर आता है जिसको वो वोट दे, तो वो नोटा को वोट दे करके अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। हालांकि ये एक निगेटिव वोट है निश्चित तौर पर, और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नोटा का नहीं होना आवश्यक है, लेकिन उस लेवल तक आने के लिए हमको नोटा पहले रखना पड़ेगा। नोटा होगा तो नोटा में वोट जाएगा, और वोट जाने के बाद लोग ये देख पाएंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र में कितने नोटा को वोट गया और कितने लोगों ने ये कहा कि नहीं, इसमें से कोई कैंडिडेट हमारे पसंद का नहीं है। अब रह गई बात कि अगर कहीं क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, तो क्लोज कॉन्टेस्ट होने का मतलब है कि वहां पर दो ऐसे प्रत्याशी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। यही कारण है कि उन दोनों में ही सारा वोट गया और क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर क्लोज कॉन्टेस्ट से नोटा का वोट अधिक हो जाए तो सारे उस क्षेत्र के इलेक्शन को ध्वस्त कर देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर वहां पे दो कैंडिडेट है और दोनों अच्छे हैं तभी क्लोज कॉन्टेस्ट होता है। वैसी स्थिति में जैसे एक नियम है कि अगर 10% से कम वोटिंग होती है तो उस क्षेत्र को वो वोटिंग जो है कैंसिल कर दिया जाता है, उसी तरह नोटा के वोट का भी 10% का मार्जिन लिया जाए। अगर क्लोज कॉन्टेस्ट में 500 से अंतर आया और अगर नोटा जो है वो 5000 है, अगर 5000 से अधिक हो जाता है
तब उस क्षेत्र को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि नोटा ने एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभा करके ये शो कर दिया है कि ये जो मार्जिन है ये उपयुक्त नहीं है। लेकिन अब अगर उसको जो है 10% से अधिक किया जाएगा, फिर कैंसिलेशन ऑफ वोट का चांस बढ़ जाएगा और वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। तो एक 10% का मार्जिन रखा जाए, नोटा से 10% का जो आंकड़ा है उससे अगर क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाता है तो फिर उसको कैंसिल किया जाए। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा सुनील जी। दक्षिण ग्वालियर में जो विधायक थे पिछले विधानसभा चुनाव में, वो 121 वोट से हार गए थे। विधायक थे नारायण सिंह कुशवाहा, और नोटा को 1550 वोट मिले थे। तो अगर ये वोट किसी ये डिस्ट्रक्टिव हो गया, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता था। मतलब इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। और इस संबंध में और एक और चीज है कि ए राजा जो थे 2G घोटाला वाले, वो अन्ना द्रमुक के कैंडिडेट से हार गए थे, लेकिन दोनों के हार का बीच के अंतर जो था वो वोट शेयर उसका नोटा से अधिक, नोटा का वोट शेयर अधिक था दोनों के हार के अंतर। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं, वही मैंने कहा कि नोटा का जितना वोट है उसका 10% हम काउंट करें, और ये जो मार्जिन है दो क्लोज कॉन्टेस्टेंट्स का, वो उस नोटा के 10% से भी अगर कम हो जाता है तो वैसी स्थिति में ही कैंसिल किया जाए। नोटा को नहीं कंसीडर करके नोटा के वोट का 10% हम कंसीडर करें। इस बारे में अभय जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 10% को आखिर आप कैसे लॉजिकल ठहराएं? कहीं से कोई तर्क होना चाहिए ना। 10% जो आप ले रहे हैं, किस आधार पे आपने 10% तय किया? आप या तो नोटा पे वोट देने वालों को इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें से आपने 10% की जब बात की तो 90% को तो इग्नोर किया आपने ना। ऐसा करने का अधिकार किसी व्यवस्था को किसने दे दिया? चुनाव आयोग को किसने दे दिया? भाई, लोकतंत्र है, जनता का जो मत है वो पूरी तरह से सामने आना चाहिए और फैसले उसके आधार पर होने चाहिए। तो इसको यदि आप 10% रखेंगे तो कहीं से तार्किक आप साबित कर ही नहीं पाएंगे कि आपने सच में जनहित में काम किया या जनता के मत के अनुसार काम किया। ठीक कहा सुनील पाठक जी ने, ठीक कहा कि कांटे की टक्कर में कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट 200, 300, 400 वोट से हार गया एक कैंडिडेट, नोटा में पड़ गए, 1000 से ऊपर वोट पड़े हुए हैं। मैंने निश्चित रूप से कैंसिल करना एक बड़ा, मैंने उदाहरण दिया कि एक ग्वालियर का जो आपने जी बताइए, बोलिए। हाँ ठीक है, ग्वालियर का जो उदाहरण था तो और राजा का जो उदाहरण, हाँ ऐसे कई क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव में कई विधायकों के साथ हो चुका है कि नोटा का वोट वहां ज्यादा पड़ा और उससे कम अंतर से वो जीते हैं। तो वहां का चुनाव जब तक आप कैंसिल करके नए सिरे से चुनाव नहीं कराते तब तक कैसे उसको आप तार्किक साबित करेंगे? दिलीप जी आपके पास में भाई 10% का तो कोई आधार नहीं बनता। 10% अपनी शुरुआत से ही मैंने ये बात कही है कि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन परेशानी व्यवहारिक रूप से है। पिछले नहीं, वो 10% की बात आ रही है। मैं 10% की बात पर ही आ रहा हूँ आपको जी। मेरा कहने का मतलब ये 10% या 2% या 1% किसी भी तरह की चीजें डिसाइड करने से पहले हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। और दूसरी बात, हमारे देश में संसदीय प्रणाली ऐसी है कि विधायकों में से एक विधायक मुख्यमंत्री होगा या सांसदों में से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। और जिस तरह से चीजें आती हैं, पिछला अगर आपने बिहार विधानसभा बड़े गौर से देखा अगर,
तो आप पाएंगे कि 32 विधानसभाएं ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर नोटा ज्यादा था, हार जीत के अंतर से 32 विधानसभाओं में। अब आप अंदाजा लगाओ कि अगर 32 विधानसभाएं कैंसिल हो गई तो उस राजनीति का स्थिरता का दौर देखिए। वर्तमान परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश जैसा रिजल्ट की 403 में से 30 आ गई, ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होते हैं और उन क्लोज कॉन्टेस्ट में यदि 10 से 15 विधानसभाएं कैंसिल हो गई तो आप ये अंदाजा लगाओ कि एक बार कैंसिल होगा वो, फिर नया चुनाव होगा, और अगर उसमें भी चीजें ना आई तो फिर कैसी परिस्थिति बनेगी। तो एक राजनीतिक जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ना, वो बहुत बढ़ जाएगी। जब आदर्श स्थिति हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाए, मान लो कि 300 में से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर फिर से नोटिफिकेशन होगा, फिर से इलेक्शन होगा, तो 270 में बहुमत तो आएगा नहीं। अगर मान लो नहीं आया बहुमत तो राष्ट्रपति शासन, या फिर उसमें वहां पर जोड़ तोड़ की राजनीति, या फिर उसके बाद ये 30 का जब रिजल्ट आया तो फिर एक और नए सिरे से जोड़ तोड़ की राजनीति। परेशानी का सबब ऐसा होगा कि व्यवहारिक रूप पर कि कई बार ऐसा हो जाएगा कि आने वाले 3-4 सालों तक यही उठापटक चलती रह जाएगी, क्योंकि भारतीय राजनीति जो है अभी एकदम परिपक्व होने की कगार पे जा रही है। अभी कम से कम 5 से 10 साल और लगेंगे। जिस तरह के इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट्स में हो और किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा हो, उन सब चीजों से बचने के लिए, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से ये बहुत अच्छा होता है, सिद्धांत कई बार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन व्यवहारिकता के धरातल पर उनको लेकर आना थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है। इसलिए मैं ये चाह रहा था कि नोटा ईवीएम से हटा करके वो जो प्रोसेस है सिलेक्शन वाली, वहां पे लगाया जाए, वहां पर पहले सारी चीजें इस तरह से आए, सारा का सारा फिल्टर प्रत्याशियों के चयन पर वहां हो, और एक इग्नोर की जा रही है, वो है लोकतंत्र में 3 पहलू होते हैं। पहला हमारी संसदीय संस्थाएं होती हैं, दूसरा हमारा वोटर, और तीसरे हमारे राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों पर चयन करने की, जो प्रत्याशियों के चयन करने की कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं है। हमें क्या लगता है कि राजनीतिक सुधारों पर हमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, और इस चीज के लिए भी मांग करनी चाहिए कि अब राजनीतिक दलों के लिए भी प्रत्याशियों के चयन की एक गाइडलाइन बननी चाहिए। राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति को कभी भी कहीं से भी उठाकर अपना प्रत्याशी नहीं बना सकते। ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना है वो निर्दलीय लड़ सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों का भी कहीं ना कहीं पे अब समय आ गया है कि उनके लिए भी गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। आप 10%, 1%, 2% नहीं कर सकते। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, फिर वहीं पे आएगी। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में 1%, 10% की गिनती कुछ और होगी, दिल्ली में 10% की गिनती कुछ और हो जाएगी। तो इस तरह के जो टेक्निकल या स्टैटिस्टिकल जो डाटा के वो होते हैं ना बैरियर्स, ये हर जगह एक जैसे एप्लीकेबल नहीं हो सकते भारत जैसे देश में। ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। नोटा सबसे ज्यादा कारगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हो सकता है। वहां पर अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है जैसे अमेरिका और उसमें, तो वहां पे अगर ईवीएम में है कि नन ऑफ द एबव, तो पूरा प्रोसेस खत्म और फिर से नया व्यक्ति आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो जैसे अब 545 सांसद चुनने हैं हमें, तो 545 में 45 को अगर मान लीजिए रिजेक्ट किया, 500 हैं तो 500 तब तक इंतजार करते बैठे रहें, राजनीतिक उठापटक करते रहें, फिर इसके बाद आए, उसमें भी परिस्थिति ना बने तो फिर और दूसरी स्थिति जाए। तो ये थोड़ा सा मुझे पिंच करता है। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे जो हमारा वोटर है उसको एम्पावर करता है, नेताओं को डराता है, नो डाउट, इसमें कहीं पे कोई शक की बात नहीं है, पर इसे सकारात्मक पहलू की तरफ होना आवश्यक है। ये दिलीप ने जो बोला वो स्वामीनाथन ने भी कहा था जब अपनी मतलब ऑर्डर दिया था इसका नोटा का, तो उन्होंने कहा था ये बात कि मतदाता को भी उम्मीदवार को वोट न देने का अधिकार देते हुए लोकतंत्र में उसके अधिकार की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक प्रणालीगत बदलाव होगा
और पार्टियों को जनता की इच्छा स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा इसके जरिए। उनका ये कहना था, जो दिलीप ने अभी अभी बोला उसी चीज पे। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपने चीज को। मेरे को बताइए अभय जी, 2016 और 2017 में पुनर्मतदान संबंधी एक याचिका डाली गई थी कि PIL एक रेट की, सर्वोच्च न्यायालय में रेट की गई थी, और उसने सर्वोच्च न्यायालय का उस पर जवाब था कि इस तरह के समाधान असाध्य है क्योंकि हमारे देश में चुनाव कराना बहुत ही गंभीर और महंगा व्यवसाय है। तो क्या मेरे को ये बताइए कि जब किसी देश में, किसी प्रदेश में पार्टियां बदल जाती, खासकर जैसे अभी मध्य प्रदेश में हुआ, और उसके बाद 26 उपचुनाव होंगे या उपचुनाव ढेर सारे होते हैं, पार्टी बदल लेता है नेता और उपचुनाव होते हैं, तो वो महंगा नहीं होता? अभय जी। नहीं, बहुत बहुत सारे और भी कारक हैं जिसकी वजह से चुनाव महंगा होता है और चुनाव के खर्चे बेवजह बर्बाद होते हैं। तो सिर्फ ये नोटा को लेकर के खर्च की इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि नोटा की वजह से अभी जो ट्रेंड सामने आया है, मुझे नहीं लगता कि ये अनिवार्य कर दिया जाए कि यदि हाँ जीते हुए कैंडिडेट से जो मतांतर, जितने मतांतर से वो जीत रहा है उससे ज्यादा यदि नोटा को वोट पड़ते हैं तो री इलेक्शन कराया जाए उस क्षेत्र में, यदि अनिवार्य किया जाता है तो उससे बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि 10% तो ज्यादा कह रहे हैं दिलीप जी, जो कह रहे हैं 10, इन्होंने कहा ना कि 10% यदि कैंडिडेट ऐसे साबित हो जाते हैं, 10% सीटों पे ऐसा हो जाता, 10% भी नहीं होगा, अभी तो 2-3% पे शायद ऐसा होगा और वो कराया जा सकता है। उपचुनाव तो फिर होते ही है ना बहुत सारे सीटों पे विभिन्न वजहों से, तो उस तरह की व्यवस्था इनके लिए भी की जानी चाहिए। उससे देखिए सबसे बड़ी चीज जो मुझे दिखाई देती है इसमें कि जो अभी तक चुनाव व्यवस्था बनी हुई है इस पे जनता की ओर से एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है नोटा पर वोट दे करके। उसमें सुधार की जरूरत है। कैंडिडेट तय करने की जो बात कह रहे हैं बार बार दिलीप पांडे जी कि फिल्टर करने की और व्यवस्था की जाए, फिल्टर करने के और साधन अपनाए जाए, वो ठीक है, फिल्टर करने के सारे साधन अपनाए जाए। पहले क्या फिल्टर करने के साधन नहीं थे? हैं साधन। आचार संहिताएं सब राजनीतिक दलों की है, चुनाव की अपनी आचार संहिता होती है, इसके बावजूद भी कैसे कैसे कैंडिडेट आते हैं कहने की जरूरत नहीं है। तो उसमें ये भी फिल्टर करने का ही एक तरीका है और ऐसा तरीका है जो जनता के हाथ में है। तो फिल्टर करने का तरीका, कैंडिडेट को फिल्टर करने का तरीका जनता के हाथ में देने में इतनी आनाकानी क्यों? वो तो जनता के हाथ में होना ही चाहिए। लोकतंत्र है भाई, वोट से जब सरकार बनती है, वोट से सरकार चलती है, तो फिर कैंडिडेट को फिल्टर करने का सर्वोच्च अधिकार जनता के हाथ में ही होना चाहिए और उसके लिए थोड़े बहुत खर्चे आते जाते हैं तो वो मैनेज करना चाहिए, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उपचुनाव में बहुत सारे कारणों से एक कैंडिडेट 2 जगह से चुनाव जीत जाता है, 3 जगह से लोग चुनाव जीतते हैं, 2 जगह से इस्तीफा देते हैं, दोनों जगहों पे फिर उपचुनाव होता है कि नहीं होता? होता है। उसके खर्चे आते हैं कि नहीं आते? वो जनता के ऊपर ही तो आते हैं। तो फिर नोटा के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? नोटा के लिए भी ऐसा करना चाहिए। और उससे देखिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिस फिल्टर की बात कह रहे हैं ना पांडे जी की, ये फिल्टर किया जाना चाहिए, ऊपर से राजनीतिक दलों को करना चाहिए, कैंडिडेट तय कर, वो अपने आप ये 2-4 सीटों पे ऐसा हुआ ना तो अपने आप सबके कान खड़े हो जाएंगे और अपने आप सब फिल्टर करने लगेंगे। पार्टियां अंदर से फिल्टर करने लगेंगी, आपका कहने का मतलब ये? पार्टियां खुद अपने आप अंदर से फिल्टर करने लगेंगी। लेकिन जनता को पहले एक बार उसके अधिकार का पूरा जो हक है वो तो मिले। अभी तो ये आधा अधूरा है, अभी तो सिर्फ काउंटिंग होती है और बता दिया जाता है कि इतना वोट नोटा को पड़ा। अच्छा, एक हाँ दिलीप बोलना चाह रहे हैं। अभय भैया से थोड़ा सा एक मैं ये कहना चाहता था। अभय भैया पिछली बार बिहार में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 32 जगह पर ऐसा था कि कैंसिल हो सकता था चुनाव, 32 जगह।
और दुर्भाग्य देखिए कि उन 32 जगह ऐसा होने के बाद इतना बड़ा संकेत था बिहार, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में जो है तो कैंडिडेट चयन करते समय सावधानी बरती गई, ना ही कुछ और। राजनीतिक दलों से अगर हम ये अपेक्षा करें कि वो खुद करेंगे फिल्टर या खुद करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। जिस विधानसभा में, बिहार विधानसभा में 68 सीटें हैं, इस तरह की चीजों में परेशानी का सबब हुई है पिछली बार, पिछले विधानसभा में। उस बिहार विधानसभा में आपको मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं 1001% के साथ में कि एक भी राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट के चयन के लिए कोई भी नैतिक सावधानी नहीं बरतेगा, कोई भी जनतांत्रिक या लोकतंत्र के हित के लिए काम नहीं करने वाला कदम उठाएगा। वो सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए जाएगा। उनका सारा का सारा एम्फेसिस सिर्फ सरकार बनाने के लिए रहता है। सरकार बनाने इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था इस चीज के लिए। अच्छा, आप दोनों पैनलिस्ट से मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार के लिए चुनाव आयोग बड़े स्तर पे खर्च करने को एक सीमित करता है दायरे के अंदर, क्या नोटा के लिए प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए ताकि जो हमारा जो नासमझ मतदाता है वो भी समझ सके नोटा के बारे में? ये अभय जी आपसे शुरुआत इस क्वेश्चन। ये चुनाव आयोग नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग का वो काम है नहीं। किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार चुनाव आयोग तो करता नहीं, तो नोटा के पक्ष में क्यों करेगा? वो जनता का काम है। जनता के बीच से कुछ लोगों को उठ के आगे आना चाहिए। इसके लिए उन्हीं उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार पे एक रोक लगाता है एक तरह की कि आप इतने पे काम करेंगे, और वो चीजें तय करता है। तो क्या वोट डालने के लिए प्रचार करता है कि आप वोट डालिए, जा करके वो बूथ पोलिंग करिए। तो क्या उसके साथ नोटा भी नहीं जोड़ना चाहिए? जो वोटिंग के लिए अपील होती है, ये जो वोटिंग के लिए अपील होती है ना, इसी वोटिंग की अपील में वो नोटा को ऐड कर सकता है। हाँ, वही मैं भी कहना चाहता हूं। इसके लिए एक बड़े पैमाने पर प्रचार करता है। एक सोशल कैंपेनिंग हो जाएगी उसकी तरफ से। आप घर से निकलिए, वोट डालिए, ये करने के लिए वो जाता है। तो अगर वो आयोग चाहे तो वो उसमें एक स्टेप आगे बढ़ करके नोटा को ऐड कर सकता है कि आप वोट डालने जाओ, अगर कैंडिडेट आपको पसंद ना आए तो आप नोटा भी दबा सकते हो। ये अपने टैगलाइन को वो बढ़ा सकता है। इसका फायदा हमें ये हो सकता है कि जो मतदाता आज 30 से 40% मतदाता हमारे यहाँ वोट नहीं डालते, वो भी बाहर आए शायद। इसका फायदा हमें यहाँ उस 30-40, ये नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे 30-40% आ ही जाएंगे, लेकिन उसमें से एक बड़ा हिस्सा बाहर आएगा इसकी वजह से। हाँ, यदि चुनाव आयोग ऐसा करता है तो। मतलब अगर चुनाव आयोग इस तरह का कदम उठाता है तो वो एक सकारात्मक कदम होगा ना लोकतंत्र के लिए। नोटा की व्यवस्था होने की वजह से भी बहुत लोग चुनाव डालने आने लगे हैं, जो पहले नहीं आते थे। चुनाव के प्रति जिनके मन में उदासीनता रहती थी, ये व्यवस्था होने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग निकले हैं वोट देने। यदि चुनाव आयोग थोड़ी सी पहल करता है तो निश्चित रूप से वो संख्या और बढ़ेगी, और ये अच्छी बात है। देश का राजनीतिकरण उसमें ज्यादा होगा। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे? नोटा ने उन लोगों को एक विंडो दे दिया है जो सैद्धांतिक रूप से अपने राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं। जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि उनके क्षेत्र में वो अपनी पार्टी से सैद्धांतिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कैंडिडेट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं या वो उसको नहीं चाहते हैं, तो वो लोग जाकर के ज्यादा नोटा दबा रहे हैं, क्योंकि पहले उनके पास ऑप्शन नहीं रहता था। जाएंगे तो विपक्षी को देंगे या किसी अन्य को देंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक जागरूक मतदाता जो होता है, उसको वोट ना देने आपका कहना ठीक है। अब इनका कहना सही है, उसके अंदर वोट ना डालने की नीति भी नहीं है और अपने सिद्धांतों से वो अटक भी नहीं, उलट भी नहीं जा रहा है। तो उसको एक छोटा सा विंडो मिला है, इस नोटा विंडो मिल गया है, उसको विंडो मिला है। लेकिन इसी में ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत बड़ी है जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन किसी एक राजनीतिक दल को चुनाव के समय वोट करना चाहते हैं।
वो किसी राजनीतिक दल के कैडर नहीं है, कभी एक्टिविस्ट नहीं रहे किसी दल के, लेकिन किसी एक खास दल को ही वोट करना चाहते हैं चुनाव। लेकिन उस दल ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो बिल्कुल उनके मन के खिलाफ है, या उनको लगता है कि ये तो समाज विरोधी आदमी को कैंडिडेट बना दिया, कैसे वोट दे, तो वो भी नोटा पे जा रहे हैं दबाने। दोनों बातें सही हैं उसमें। अच्छा, एक और चीज है कि कई समूह और कई लोग व्यक्तिगत तौर पर नोटा के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मैं उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा अपने, कि अभियान चला रहे हैं, इसके आने वाले सालों में आपको क्या प्रभाव दिखाई देते हैं? आने वाले सालों में मुझे तो लगता है कि ये साफ साफ दिखाई देता है कि ये देर सवेर ये व्यवस्था होगी। सरकार नहीं करेगी तो न्यायपालिका मजबूर करेगी ये करने पे, क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र को ज्यादा परिपक्व बनाने का मामला है, चुनाव व्यवस्था को ज्यादा परिपक्व बनाने का मामला है, और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने का मामला है। जनता का जो भी मत है उसको व्यक्त करने के लिए जो भी संभव व्यवस्था हो सकती है बैलेट पेपर में या ईवीएम मशीन में, वो की जानी चाहिए। तो ये एक नई चीज आई खुल के सामने कि ये कुछ जनता ऐसा मत देना चाहती है, लेकिन उसके लिए ऑप्शन नहीं है। अभी क्या है, अभी तो बहुविकल्पी चुनाव होता है ना। जनता के सामने आप 11 कैंडिडेट 10 कैंडिडेट परोस देते हैं और वो ऊपर से तय होते हैं। सब राजनीतिक दलों के केंद्रीय नेता तय करते हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। जनता के खड़े किए हुए कैंडिडेट वो नहीं होते हैं, या जनता के बीच से कुछ समिति बना करके जनता के वॉलंटराइजेशन के थ्रू कोई कैंडिडेट आया हो, ऐसा तो होता नहीं जो लोकतंत्र में होना चाहिए। तो ये अभी उल्टी प्रक्रिया है। तो ये उल्टी प्रक्रिया सीधी कैसे हो, इसके लिए ये इस पे आगे काम होगा। ये तो होना ही है देर सवेर। जैसे जैसे लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, हमारी चुनाव व्यवस्था धीरे धीरे क्रमशः मजबूत हो रही है, स्वस्थ हो रही है और ज्यादा परिपक्व हो रही है। तो उस परिपक्वता का एक अगला कदम ये भी होगा कि जो ये हम लोग जो कह रहे हैं कि ये डिमांड हम लोगों की थी राइट टू रिजेक्ट की मांग के तहत, कि जो जब हारे हुए प्रत्याशी और जीते हुए प्रत्याशी के बीच का अंतर जितना है उससे ज्यादा यदि नोटा को वोट मिलता है तो चुनाव वहां का रद्द किया जाए और सारे कैंडिडेट बदले जाएं, क्योंकि सारे कैंडिडेट को जनता ने रिजेक्ट किया। एक ये चीज है, सारे कैंडिडेट होगी देर सवेर। मैं तो पूरी तरह से आशान्वित हूँ इस पे। दिलीप, इसी पे आपका उत्तर? अब भैया के देखो, मैं जो है तो इसी प्रारूप में नोटा रहेगा या नोटा आगे बढ़ेगा, इस पे मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर आशान्वित हूँ कि जैसे जैसे हमारा भारतीय लोकतंत्र परिपक्व होता चला जाएगा और मतदाता जागरूक होता चला जाएगा, तो आज नहीं तो कल एक वक्त ऐसा आएगा जब फिल्टर्स की प्रक्रिया ऐसी आएगी कि ईवीएम में उसे अच्छे में से अच्छा चुनने का ऑप्शन आएगा, ना कि उनमें से किसी को भी चुनने का कि कोई व्यक्ति खड़ा हो गया और कोई भी चीजों का हो गया। नोटा से अगर अभी हम कुछ ले सकते हैं, सीख सकते हैं, तो कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के उसमें भी कर सकते हैं। पिछले बिहार विधानसभा में 150 राजनीतिक दल ऐसे थे जिनको नोटा से कम वोट मिला था। हाँ, बिहार में जितना नोटा को वोट मिला था उतना जीतन राम मांझी की पार्टी को वोट नहीं मिले थे। तो ऐसी राजनीतिक दलों को, ऐसे लोगों को भी डिमोरलाइज करना चाहिए और सही मायने में इन सबको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि हाँ, ये मेरा प्रश्न यही था। या राजनीतिक हितों के लिए काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। ये अपने पर्टिकुलर कुछ एक कॉकस, एक ग्रुप्स, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लोगों को सेटिस्फाइड कर लोकतंत्र को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। ये नोटा का वहां पर बड़ा अच्छा उपयोग हो सकता है। अभय जी, इसी प्रश्न के साथ आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जैसे दिलीप ने मेरे ही एक प्रश्न को उसमें जोड़ दिया, तो मैं उसमें जोड़ूंगा, क्या ये जो बैन लगाए जाने चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको नकार दिया, नोटा का मतलब हुआ जनता ने आपको नकार दिया, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्या चुनाव आयोग को इस तरह कदम उठाना चाहिए कि आपको इतने साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है?
बिल्कुल बिल्कुल उठाना चाहिए। और कम से कम 5 साल के लिए तो होना ही चाहिए। यदि विधानसभा लोकसभा का चुनाव 5 साल पे 5 साल होता में तो है तो नेक्स्ट कम से चुनाव आ कम 5 जाएगा। साल तक तो चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध होना ही। नहीं नहीं, उसके अलावा वो दूसरे चुनाव भी तो लड़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विधानसभा भी लड़ते हैं, लोकसभा भी लड़ते हैं और स्थानीय निकाय का भी चुनाव लड़ते हैं। आज तक हाँ जीते हाँ नहीं, लेकिन वो पूरे जीवन चुनाव ही लड़ते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हाँ। वो उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा और उसकी वजह से थोड़ा सा चुनाव खर्च भी थोड़ा सा तो बचेगा ही, बहुत नहीं तो एक जैसे मैं एक बता रहा हूँ सीमित आपको। सीमा तक तो प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए उन पे। जी जी। या महाराष्ट्र में फिर से उनको कहीं 2018 खड़ा में। होना है यदि चुनाव। जी 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 बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि या पुनः उनको चुनाव लड़ना है तो उसके लिए कुछ नई गाइडलाइंस तय की जानी चाहिए कि आपको इतने लोगों ने रिजेक्ट किया आपके क्षेत्र में, तो कम से कम इतने लोगों का समर्थन लेके आइए। उसको पुष्ट करने के लिए कोई एक तरीका डेवलप किया जा सकता है कि इतने लोगों का कम से कम समर्थन लेके आइए, तब आप अगला चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा कुछ किया जा सकता है। मतलब हाँ ये सब अभी पाइपलाइन की चीजें हैं, लेकिन जब उस हाँ दिशा में सोचना शुरू करेंगे तो बहुत सारे रास्ते निकलेंगे। हर समस्या का हाँ। समाधान निकलता है। समस्या जब सामने आती है तभी समाधान ज्यादा समझ में आते हैं। हम्म। मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, नांदेड़ जिले में महाराष्ट्र के एक गांव था, उसके सरपंच को 120 वोट मिले, वो जीत गया। लेकिन नोटा को 849 में से 627 वोट मिले। तो नांदेड़ में उसके नांदेड़ की बात है 2018 की। उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में और एक और पुणे में भी ये इसी तरह की हरकत वो हुई थी कि 330 मतों में से 204 लोगों ने नोटा को वोट दे दिया। तो वहां भी जो जीता वो बहुत कम वोटों से जीता। तो तो उसके बाद ये महाराष्ट्र राज्य चुनाव ये आयोग ने ये एक सर्वे कराया और सर्वे के बाद कहा कि जहां मैक्सिमाइज वोट नोटा को मिलते हैं, अधिक वोट, खासकर लोकल बॉडीज में चुनाव, वो अगर नोटा को वोट मिल जाते हैं तो उसके बाद वहां पर पुनर्चुनाव कराए जाएंगे। और ये उन्होंने नगर निगम, नगर परिषद और पंचायतों के लिए चुनाव के लिए लागू कर दिया, लागू होगा, है ना, पुनः हाँ, वो मतदान किया जितना जाए। कर सकते थे कर दिया उन्होंने। हाँ, तो ये चीज हरियाणा में भी हुई सेम। हरियाणा चुनाव आयोग ने भी ये चीज की कि वोट नोटा को अगर लोकल बॉडीज में ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो क्या ये चीज इससे भी तो खर्चे आपके बढ़ ही रहे हैं ना हमारे। तो दिलीप, मैं इसी प्रश्न के साथ आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो लोकल बॉडीज के जो चुनाव होते हैं वो भी खर्चे काफी करते हैं। दीपक, एक चीज मान के चलो, जब हमारा शरीर बीमार होता है ना, तो हम शरीर को ठीक करने के लिए दवाओं पे खर्च की परवाह नहीं करते। हमारा प्रयास ये होता है कि हमारा शरीर ठीक हो। अगर लोकतंत्र में कहीं पर कोई व्याधि है तो उस व्याधि के उपचार के लिए जो खर्च आएगा, जो भी व्यय होता है, वो व्यय महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है उस व्याधि का ठीक होना। लोकतंत्र स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और उन्नत रहे, ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए किसी भी स्तर पर जहां तक व्यय की बात आती है, उसे मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता। अगर व्यय होता है तो होने दो, व्यय की बात नहीं है। देश में यही एक ऐसी चीज नहीं है जहां व्यय हो रहा है। पूरे देश में ही बहुत जगह अपव्यय हो रहा है। मित व्ययता शायद मुझे लगता है लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ इस देश से चली गई। लाल बहादुर शास्त्री जी का जाना और हमारे देश से मृतव्ययता का जाना दोनों एक साथ हुआ। ये दुर्भाग्य रहा है कि उनके साथ ही हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था से मितव्ययिता खत्म हो गई। तो जब कहीं पर भी मितव्ययिता नहीं है तो सिर्फ इसी एक चीज पे मितव्ययिता अपनाना मेरे लिए सही नहीं है। मैं इस चीज पर सहमत नहीं रहता कि पैसे खर्च हो जाएं, इसलिए नहीं। महत्वपूर्ण ये है व्यवस्था सुदृढ़ हो, और उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अगर और धन लगे तो लग जाए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसमें 2 बार इलेक्शन हो, 3 बार हो, 10 बार हो, मेरे लिए वो चीज नहीं होती। मैंने जो विषय उठाया था वो राजनीतिक अनिश्चितता का विषय उठाया था कि जैसे मध्य प्रदेश जैसी परिस्थिति अगर आ गई
और आप 5 साल में 3 साल सरकार ही नहीं बना पाए, राष्ट्रपति शासन लागू रह गया, या 3 महीने इसने सरकार बनाई, 2 महीने इसने बनाई, 3 महीने उसने बनाई, तो पूरे के पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक हो जाएगा और पूरे प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मेरा जो कंसर्न है वो इस बात को लेकर, मैं इस बात को लेके चिंतित हूँ। बाकी व्यय मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। और आप लोगों के अब 45 मिनट हो रहे हैं हम लोगों को तो बात करते हुए, और सुनील जी चले जा चुके हैं, वो उनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो एक आखिरी क्वेश्चन है कि जैसे पहले बिहार में पिछले चुनाव में, पिछले 9 लाख से अधिक नोटा के वोट पड़े थे। बिहार जैसे जहाँ पे जाति के आधार पे और क्षेत्र के तमाम चीजों के आधार पे चुनाव होते हैं, खासकर हमारे यहाँ देश भर में इस तरह से है। लेकिन एक चीज है, तो मैं एक चीज और मांगूंगा कि इस अज्ञानता और राजनीतिक जागरूकता की कमी, पक्षपात, जाति आधारित मतदान, इन सब को खत्म करने के लिए और नोटा के दुरुपयोग को जो माना जा रहा है कि नोटा का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि कई जगह पर क्या हो रहा है कि जो आरक्षित सीटें हैं उनमें नोटा का प्रयोग अधिक हो रहा है। तो इनको, इन सब चीजों से कैसे निपटा जा सकता है? आप दोनों लोगों से एक ही प्रश्न। अभय जी। वो बात तो ठीक है, वो कोई भी नई व्यवस्था आती है तो उसका कुछ दुरुपयोग होता है और उसके फिर रास्ते खोजने पड़ते हैं कि कैसे उसका दुरुपयोग रोका जाए। तो ऐसा हम दावे के साथ नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता कि इसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होगा। कुछ दुरुपयोग तो होगा इसका, और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले, निस्वार्थ वाले लोग ऐसे हैं जो इसका एक शस्त्र के रूप में उपयोग करने की कोशिश करेंगे। कुछ नक्सली संगठन भी ये करते रहे हैं, वो कई जगहों से ऐसी खबरें आती रही हैं कि वो चुनाव के बहिष्कार के बजाय अब नोटा में वोट डालने की अपील करते हैं। तो ठीक है वो, लेकिन अभी ये मेन स्ट्रीम नहीं है। हाँ, कहीं 2-4 जगह पे ऐसी घटनाएं होती हैं, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जगह ऐसा ही होता। इसलिए इस व्यवस्था को तो आगे बढ़ाना चाहिए और इसमें जो कमियां आ रही हैं उसको दूर करने के लिए सोचना चाहिए हमको कि कैसे दूर कर सकते हैं, ताकि चुनाव में ऐसा ना हो कि रिजर्व सीट है और पता लगा सारे सवर्ण मतदाता वहां नोटा पे वोट डाल गए। हाँ, ऐसा मैंने आपके कहने का संकेत यही था ना। तो ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग है। लेकिन इसको हम दूर, इसका एक दूसरा पहलू है राजनीतिक चेतना बढ़ा करके जी, राजनीतिक चेतना के बढ़े बिना जी और चुनाव में आम जनता की दिलचस्पी बढ़ाए बिना इसको दूर नहीं कर सकते। दिलीप, आपके पास आना चाहूंगा उसी प्रश्न के साथ। आपने पहले ही बात की थी राजनीतिक जागरूकता, इसकी कमी है, खासकर हमारे यहाँ पक्षपात होता है, पक्षपातपूर्ण मतदान होता है, जाति आधारित मतदान होता है, और कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि जो आरक्षित सीट है वहां नोटा के वोट अधिक होते हैं। तो इन सब चीजों से जो नकारात्मक पहलू है नोटा के, उनसे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो दीपक ये है कि कभी भी भारत जैसे देश में ऐसी कोई चीज आ ही नहीं सकती जिसका दुरुपयोग ना हो। इस देश में ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी। जब लोकतंत्र का दुरुपयोग हो सकता है, जब न्यायपालिका का दुरुपयोग हो सकता है, जब बाकी सब चीजों का दुरुपयोग हो सकता है, तो नोटा का दुरुपयोग ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी चीज आप बना ही नहीं सकते जो कि एकदम से ऐसे फुल प्रूफ हो कि इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, जब तक भारत में सामाजिक चेतना का विकास नहीं होगा, सामाजिक समरसता नहीं आएगी, तब तक नोटा के उस पहलू को जिसे अभी अभय भैया और आपने चर्चा किया, उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। क्योंकि
सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, आर्थिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सामाजिक राजनीतिक चेतना विकसित करने के साथ साथ हमें सामाजिक चेतना का भी विकास करना होगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आपको ये समझना होगा कि विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी था, और एक अपराधी को जो है तो इनकाउंटर हुआ है, किसी ब्राह्मण का नहीं। फिर सेम यही चीज आ जाती है कि जब कोई दलित जज करप्शन में पकड़ा जाता है तो वो दलित नहीं होता, वो एक करप्ट जज होता है। आपको सारे दलितों को उसके पीछे खड़ा नहीं होना है। परेशानी हमारे समाज में राजनीतिक चेतना के साथ सामाजिक चेतना की भी है, और ये जो सामाजिक विषमता है इसका दुरुपयोग सामाजिक या राजनीतिक संगठन बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं। आप ये देखो, एक विद्यार्थी की आत्महत्या, बेमुला की आत्महत्या का इस देश में 2 साल तक कितना राजनीतिक दुरुपयोग हुआ। एक विद्यार्थी की आत्महत्या का हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए आप ये समझ के चलो कि हमें कई फ्रंट्स में एक साथ काम करना पड़ेगा, और हो रहा है। जैसे राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा है, वैसे सामाजिक चेतना का भी विकास हो रहा है, और दोनों ही चीजें हो रही है। आर्थिक चेतना भी विकास हो रहा है, आर्थिक चेतना में भी बहुत ज्यादा आर्थिक चेतना विकसित हो रही लोगों में, और इस कोरोना काल में तो और भी ज्यादा विकसित हुई है। तो ये सब कंबाइंड रूप से आगे बढ़ करके लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। अच्छा, पहले नोटा के लिए एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगा। नोटा के लिए पहले गधे का निशान आवंटित करने की बात हुई थी, फिर बाद में अहमदाबाद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने एक प्रतीक चिन्ह बनाया जो कट का था। तो उस चीज से आप कितना सहमत हैं, आप दोनों? तो पहले दिलीप। नहीं, कट से सहमत होना सही नहीं है। कट के लिए हमें कुछ और अच्छा चीज सोचना चाहिए। इसके लिए मैं अभी इमीडिएट तो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी ये विचार मेरे दिमाग में नहीं आया था, पर जिस किसी ने भी गधा शब्द इस्तेमाल, मतलब वो सजेशन दिया था, वो तो पूरी तरह से हास्यास्पद है। ये तो कभी भी नहीं, नकारात्मक भी शायद नहीं हो सकता। हमें कुछ बेहतर उसके लिए हो सकता है। हम कुछ ऐसे क्रांतिकारी चिन्हों को उसके लिए बना सकते हैं, या जागरूकता वाले कुछ निशान ऐसे बना सकते हैं कि राजनीतिक दलों को और बाकी लोगों को, आम जनता को भी ये लगे कि हमने जो किया है ना, वो कुछ किया है, वो बेटर कुछ किया है। क्रांतिकारी टाइप के कुछ इस तरह के संकेत उसके लिए होने चाहिए। अभय जी, आप इस प्रश्न पे क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा एक अजीब नहीं, मैं भी यही कहना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल नकारात्मक चिन्ह तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो नकारात्मक ऐसे जरूर सुनने में लगता है कि नोटा नकारात्मक चीज है, सच में वो है सकारात्मक चीज। और एक सकारात्मक व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र को ज्यादा परिपक्व बनाने के लिए, चुनाव व्यवस्था को ज्यादा परिपक्व बनाने के लिए, फुल प्रूफ बनाने के लिए वो एक व्यवस्था की गई है। नकारात्मकता तो उसमें वैसे भी नहीं है, तो फिर कोई चिन्ह नकारात्मक क्यों दिया जाए? उसको क्यों देना चाहिए? नकारात्मक चिन्ह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी भी नकारात्मकता है तो वो उपयुक्त नहीं है। उससे हम कट के निशान से हम सहमत नहीं है। उस पर कोई सकारात्मक चिन्ह ही होना चाहिए था, जो आपको अगले चुनाव तक याद करने वालों की अपनी समस्या, अपनी समझ रही होगी, उन लोगों ने तय कर लिया, लेकिन उसको सुधारा जाना चाहिए। मैं अब इसको क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा। नोटा को लेकर के हमारे आगे क्या हम किस स्टेप की तरफ जा सकते हैं, इस पे 3 चीजें आप बताइए। सबसे पहले आप भेजिए। आप देखिए, नोट के लिए ये कि जो मुख्य उसकी डिमांड थी शुरू से हम लोगों की, हम लोगों की क्या, ये जयप्रकाश नारायण के समय से ये इशू चला आ रहा है। जेपी भी जगह जगह जनसभाओं में इसको उठाते रहे थे कि मतगणना होती है और नोटा को जो वोट पड़ते हैं उनकी सिर्फ काउंटिंग ना हो,
उसके आगे के लिए सोचा जाए कि काउंटिंग में यदि ज्यादा वोट उनको पड़ते हैं तो क्या करना है, उसको निर्णायक स्थिति में ले जाया जाए। दूसरी बात कि उसको नोटा में पड़े ज्यादा मतों को इस पूरी चुनाव व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह माना जाना चाहिए और उस पर नए सिरे से सुनने की शक्ति है यदि नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं तो। तीसरी बात कि जो भी नोटा को जनता वोट देने जा रही है वो हाँ ये मान के जाए कि हम नकारात्मक काम करने नहीं जा रहे हैं, हम सकारात्मक काम कर रहे हैं इस और इस ज्यादा परि जा रहे हैं। अभय जी का शायद इंटरनेट वो गड़बड़ कर रहा है। दिलीप, आपका इस पे 3 क्या सुझाव हो सकते हैं नोटा के अगले कदम के लिए? दीपक, मैंने अपनी बात में शुरू से ही कहा था हाँ, मैं तुमने नोटा शुरू के से बोला है। रूप या इस तरह से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि नोटा ईवीएम की जगह इलेक्शन कमीशन के उस प्रोसेस में आना चाहिए जहां पर, और मेन चीजें क्या है कि जहां पर होता है, अगर हम जहां पे चीजें मैन्युफैक्चर होती ना, अगर हम वहां पर डिफेक्ट निकाल लेते हैं तो वो पकड़ना आसान होता है, बाहर की बाजार में ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरा मेन मानना ये है कि हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की चयन प्रक्रिया में पहला करना चाहिए, और जो अभी तक के वो हैं दल बदल के कानून और बाकी चीजें राजनीतिक, उसमें भी मैं सहमत नहीं हूँ। वो हमें जो है ना सांसदों को भी गुलाम बना देते हैं राजनीतिक दलों के, और जो विप की प्रणाली है वो भी हमें, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज की डेट में सांसद राजनीतिक सुप्रीमो जो होते हैं, जिन्हें आजकल बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया जाता है, हाई कमान, हाई कमान के गुलाम बनकर रह गए हैं। जो जनता अपने लिए सांसद चुन के भेजती है कि वो हमारे लिए काम करेगी, वो जाके हाई कमान का गुलाम बन जाता है। तो चाहे वो विप हो, चाहे वो दल बदल का कानून हो, और चाहे वो नोटा हो, इनमें हमें सार्थक परिवर्तन की जरूरत है अभी। और ये बात तय होनी चाहिए कि आप ये चीजें व्यवस्थाएं बंद कर दो कि इतने 2/3 लोग दल बदल करें, 3/3 लोग दल बदल करें, नहीं। कोई राजनीतिक दल का कोई राष्ट्रीय हित का मुद्दा है और सांसद उसके पक्ष में है, तो वो देने के लिए उसमें स्वतंत्र होना चाहिए। सिर्फ सरकार को वोट देते समय वो अपने लिए बाध्य हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय हित के मुद्दों के लिए में वो बाध्य नहीं हो सकता कि वो हाईकमान का गुलाम हो जाए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। और वैसे ही इसमें होता है कि दल बदल के कानून में जो सबसे मूलभूत परिवर्तन करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आप जब भी कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करेंगे तो पहले 6 साल आप उस राजनीतिक दल के संगठन में काम करेंगे। पहले 6 साल आप उस राजनीतिक दल से कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस एक क्लॉज डाल देने से बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाएंगी। जैसे पुलिस अधिकारी IAS है, आज ये नौकरी छोड़ के जाते हैं और तुरंत दूसरी जगह से चुनाव लड़ लेते हैं। फिर आपके पास बाध्यता ये रहेगी, संगठन में आप जनता के बीच जाएंगे, 6 साल वहां काम करेंगे, तब आप चुनाव प्रक्रिया में आएंगे। जब आप दल बदल करने के लिए जा रहे हैं तो दल बदल करने के बाद आपको 6 साल तक जिस भी राजनीतिक दल में जाएंगे उस राजनीतिक दल की विचार पद्धति के साथ में आपको उसके संगठन में काम करना पड़ेगा। 6 साल या 2 लोकसभा और 2 विधानसभा, जो भी चुनाव ऐसे होते हैं कम ज्यादा वाला बैरियर डाल करके आप कर दीजिए, फिर देखिए ये सकारात्मक परिवर्तन होगा। अभी जो आप बना रहे हो ना, ये उतना सही नहीं होता। तो वैसे ही नोटा से मैं 2 कदम आगे सोचता हूँ। मुझे लगता है कि हमें वहां पे चीजें फिल्टर करनी चाहिए प्रत्याशियों के लिए, ना कि हम जनता के लिए पास छोड़ें, क्योंकि हमारी 130 करोड़ जनता एक पैरामीटर पे नहीं है। नोटा को समझने के लिए, नोटा की व्यवहारिकता, उपयोगिता को समझने के लिए इस देश में जो भी हमारे 60 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, 50 करोड़, उसमें से बमुश्किल से 1 करोड़ मतदाता है जो इसके सही महत्व को समझता है। बाकी इस देश में आज भी मतदाता ऐसे हैं
जो शराब और साड़ियों पर, जाति और धर्म पर, पंथ और क्षेत्रीयता पर वोट करते हैं। ऐसी जगह पर नोटा बहुत अच्छा होते हुए भी यहाँ पर आकर के थोड़ा फीका पड़ जाता है। साड़ी के सामने, शराब के सामने, जाति के सामने, धर्म के सामने नोटा आकर के कहीं ना कहीं फीका हो जाता है। इसलिए नोटा के साथ साथ इन सब चीजों पर भी ध्यान देते हुए कहीं ना कहीं फिल्टर वहां पे करना चाहिए सारी चीजों के लिए, कि राजनीतिक दलों की चयन प्रक्रिया, ये एक विषय ऐसा है जिस पर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं जानना चाह रहा था, लेकिन दिलीप ने एक अच्छा क्वेश्चन उठा दिया कि राजनीतिक दलों की चयन प्रक्रिया और दल बदल कानून, दो चीजों में भी जरूरत है पहले काम करने की, नोटा से पहले। अभय जी, आप आ गए हैं क्योंकि लाइन पर, तो मेरे को बताइए कि इसके बारे में आपका क्या सोचना है चलते चलते। दो चीज और जोड़ दी दिलीप ने। मैं ठीक से सुन नहीं पाया दिलीप जी को, लेकिन देखिए राजनीतिक दलों में दल बदल और मैं अपनी बात, ये दोनों बातें जो इन्होंने कही है ना, वो अपनी जगह ठीक है। नहीं, एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति कहिए आप अपनी बात कहिए, पर संसद का चुनाव लड़ लेता है, और जो उस पार्टी का कार्यकर्ता है जो 12 साल 15 साल से जुड़ा हुआ है, जिसे वो पद मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता, क्योंकि एक दूसरी पार्टी का व्यक्ति आके लड़ लेता है। दिलीप का सीधा जो कहने का मतलब है, और दल बदल कानून के कारण ये सिर्फ मुमकिन हो पा रहा है ज्यादा आसानी से। तो आसानी को एक मतलब उसको एक नियम में लागू करना चाहिए। उसका कहना है कि 6 साल कम से कम 2 विधानसभा या 2 लोकसभा जो भी बीच में पड़ते हैं, उतना आपको कार्यकर्ता के रूप में काम करना पड़ेगा, तब आप किसी भी तरह के चुनाव में जाएंगे, अगर किसी पार्टी को बदलते हैं तो। और दूसरी चीज, चयन प्रक्रिया में भी काफी बदलाव की जरूरत है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है, फाइनल कमेंट? नहीं, वो जो बातें कर रहे हैं वो दोनों बातें ठीक हैं। जब हम नोट या रिजेक्ट बात कहते हैं ना कि जनता के हाथ में अस्त्र चाहिए, तो उसमें ये दोनों बातें शामिल होती हैं कि नोटा पे ज्यादा मतलब सारी चीजें अपने आप ठीक होंगी। फिर पहले आपका मानना है कि पहले नोटा का, हाँ सुनाई दे रहा है मुझे, बताइए। हेलो, सुनाई दे रहा है, बताइए, बोलिए आप। हेलो, चलिए, आज हमारे 3 वक्ता थे। एक वक्ता सुनील जी किसी कारण से दीपक जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, नेटवर्क के कारण से वो नहीं हो पाए, लेकिन बहुत ही सार्थक चर्चा रही। और मुझे लगता है कि नोटा को लेके आने वाले वक्त में हम नए तरह के कदम देखेंगे। शायद हम आशा करते हैं कि चुनाव आयोग हमारा सकारात्मक कदम उठाएगा, एक चीज जोड़ेगा, जो प्रचार करता है वोट डालने के लिए, उसमें नोटा के बारे में भी बात करेगा। तो इस तरह की चीजें हमारे सामने आई, और वो चीजें हमें एक सकारात्मक लोकतंत्र की तरफ लेकर जाएंगी कहीं ना कहीं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज स्टम्प के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार सभी को। चलिए फिर बात करें। नमस्कार। नमस्कार।